गाइज वेलकम टू द चैनल स्टॉक डेस्क। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। गाइज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि म्यूचुअल फ़ंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स, ये हम जो इन्वेस्ट करेंगे मनी को, इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, मींस कि इन्फ्लेशन जो हमारा एनुअली बढ़ते रहता है, मींस कि जो हमारा परचेजिंग पावर है, जो प्राइस, मान लीजिए कि जो 10 रुपये में कोई चीज़ अगर हम खरीद पा रहे हैं तो इसको 1 ईयर के बाद या फिर कुछ समय के बाद में हम क्या 10 रुपये में खरीद पाएंगे? क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? दैट मीन्स कि जो सामान अभी हम 10 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं, वही सेम क्वांटिटी सेम आइटम मुझे वो हो सकता है उसके लिए 15 रुपये पे करना पड़े, 12 रुपये पे करना पड़े कुछ समय के बाद। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ते रहेगा। और हम जो मनी को इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योर्ड जगह पे जो इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एफडी करते हैं बैंक में या आरडी करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें हमारा रिटर्न जो है वो इतना रिटर्न नहीं मिल पाता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे इन्फ्लेशन से ऊपर जा कर के हमें कुछ अच्छा रिटर्न, हैंडसम रिटर्न मिल सके। तो वो कौन सी जगह है? तो वो इन्वेस्टमेंट दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, मीन्स स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। रिस्की तो होता ही है, वो मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्यों रिस्की है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला जो हम इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट हमारा होगा, वो हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में। ओके, फर्स्ट वन इज स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। एंड सेकेंड है कि या तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर सेकेंड है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ओके, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट में भी आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आप कहीं पे प्लॉट खरीदते हैं या फिर कहीं अच्छे सिटी में फ्लैट खरीदते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ते रहती है। और आप जब खरीदते हैं और जब जिस 4 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद जब आप बेचते हैं उसको, तो फिर काफ़ी अच्छा वैल्यू आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन से काफ़ी ऊपर अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल काफ़ी अच्छा चाहिए होगा। दैट मीन्स कि आप 1000 रुपये 2000 रुपये में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको लाखों में चाहिए होगा। ओके, लैक्स रुपीज़ में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मीन्स कि वन टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये पैसे का अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे? कहीं पे फ्लैट 35 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक में मिलते हैं, तो इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। कितने से? 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मंथली सैलरी पाते हैं या इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने 500 रुपीज़ को भी सेव करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, स्किल चाहिए आपके पास में, मीन्स आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके क्या हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि या तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। ओके, किसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करके हम उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट वे। ओके, इनडायरेक्ट वे, जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए ये काम म्यूचुअल फंड कंपनी, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो करते हैं। ओके, इसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में। पर्पस क्या है यहाँ? पर्पस ये है कि डायरेक्टली आप स्टॉक में किसी कंपनी के स्टॉक, जो भी कंपनी हो, सपोज कीजिए TCS है या फिर हीरो मोटोकॉर्प जो बाइक बनाती है वो हीरो है, तो किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टली उसके शेयर ब्रोकर के साइट पे जा कर के उसका शेयर आप खरीद सकते हैं। वो चाहे जितने का भी शेयर हो। आप सपोज TCS का शेयर अभी 3000 चल रहा है, तो 3000 का एक शेयर मिलेगा तो आप खरीद करके उसको रख सकते हैं। लंबे समय में ही आपको अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा।
तो लेकिन इसके बारे में आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कहीं मैं पैसा लगाऊं वो कंपनी परफॉर्म ना करे तो मेरा पैसा डूब जाए। तो इन डेप्थ थोड़ा इसका फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास इतना नॉलेज, आप स्किल नहीं है, आप इतना जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो कंपनियां होती है जो इसमें इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं एएमसी। ओके, एएमसी, एएमसी मीन्स की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इनका क्या काम है, ये क्या करती है कि इन्वेस्टर से पैसे एक्यूमुलेट करके, दे आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, तो सपोज करते हैं कि कोई 1000 इन्वेस्टर है। ओके, 1000 इन्वेस्टर है और इस 1000 इन्वेस्टर से इन्होंने 500 सबके लिए, ओके, 500 रुपीज़ लिए। तो इनके पास जो मनी एक्यूमुलेट हो गया, इस मनी को ये क्या करेंगे, इससे मनी का ये किसी भी कंपनी का जो इनका पोर्टफोलियो हो, जो स्कीम चल रहा है, उस स्कीम मतलब जो एएमसी कोई स्कीम लेकर के आते हैं, जैसे लार्ज कैप कंपनी का हो, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो वो जो स्कीम चल रहा है उस स्कीम में ये इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि उस स्कीम के अंदर में जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जो भी इनका पोर्टफोलियो है, उस स्टॉक में ये सारे मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ये जब इन्वेस्टर से पैसे मंथली बेसिस पे ये लेते हैं या फिर वन टाइम भी लेते हैं, तो इसको ये इस कैश को होल्ड नहीं करते हैं और इसका ये शेयर खरीद लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां कैसे करती हैं, इसके लिए उन्होंने एक क्या कर रखा है, फंड मैनेजर को बैठा रखा है। फंड मैनेजर, ये क्या होता है, फंड मैनेजर। ओके, फंड मैनेजर कौन होता है, हमारे आपके जैसे जो भी पढ़े लिखे हों, जो कि प्रोफेशनल हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं स्टॉक्स पे कि कौन स्टॉक्स अच्छा है, नहीं है, कितना रिटर्न मिलेगा, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा मार्केट कंडीशंस अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे फंड मैनेजर्स करते हैं। ओके, फंड मैनेजर्स ही मनी को, इन्वेस्टर के मनी को एलोकेट करते हैं, तो फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एएमसी या फंड मैनेजर कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि आप कौन सा स्कीम किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर वो बताने के लिए भी आता है तो वो उसी स्कीम को प्रेफर करेंगे जो उनका होगा। जो सपोज कीजिए कि जैसे एएमसी है, आप ये समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे कि एएमसी क्या है। एएमसी सपोज कीजिए कि जैसे मान लेते हैं हम एसबीआई। ओके, एसबीआई बैंक तो सुना होगा सबने, एचडीएफसी। ओके, रिलायंस तो पहले रिलायंस के नाम से था, अब निप्पन हो गया है वो, निप्पन। ओके, तो ये एलआईसी भी, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, तो ये सारे क्या हैं, फंड हाउसेस हैं। ओके, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। एसबीआई, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नाम से आती है। एचडीएफसी एएमसी के नाम से है, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। एचडीएफसी बैंक का सारे मतलब बैंक का पार्टनरशिप है इसमें। जो निप्पन है, ये सारे म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर का पैसा का पूल बना करके और फिर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो फिर अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे एसबीआई पे फेथ है कि हाँ चलो एसबीआई अच्छा है, ये अच्छे जगह मेरा पैसा इन्वेस्ट करेगी। ओके, तो एसबीआई कैसे इन्वेस्ट करेगी इसमें, एसबीआई जो है वो बहुत सारे स्कीम लेकर के आती है। हर स्कीम का अलग अलग नेम होता है। ओके, तो इनका ये ऐसा नहीं है कि एक ही किसी स्कीम में इन्वेस्ट करवाए इन्वेस्टर का पैसा, आपको अलग अलग स्कीम लेकर के आती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एसबीआई, इनके आप म्यूचुअल फंड के साइट पे चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एसबीआई फोकस्ड फंड। ओके, फोकस्ड फंड। सेकेंड मान लेते हैं इनका
SBI स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, ओके। हाइब्रिड फंड है, उसमें लार्ज कैप ब्लू चिप स्कीम नाम से आता है ये ब्लू चिप फंड। तो इस तरह से करके जो SBI के ये ढेर अपने ये साइट पे हर स्कीम को लिस्ट किए रहते हैं वो, तो आप उनके साइट पे जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि HDFC है, HDFC कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करती है, किसी लार्ज कैप है उसमें इन्वेस्ट करती है। तो आप अपने मन का कोई सा भी स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्कीम में मुझे पैसे लगाने हैं, उस स्कीम का जा कर के आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गई कि कौन कौन से स्कीम लेकर के आती हैं फंड हाउसेस। अब इसमें है कि हम क्या स्कीम ऐसे ही आंख मूंद करके कर देंगे, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होना चाहिए और इसके पीछे कोई गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सा स्कीम सूट कर रहा है। तो वो क्या क्या रीजन्स है इसमें और क्या गोल्स हैं वो हम इसमें अब आगे जानेंगे। तो चलिए, अब इसमें हम इन्वेस्ट करने से पहले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा आता है कि हम इसका क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो भी स्कीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले तो किसी के दिमाग में यही आएगा कि परफॉर्मेंस उसका कैसा है। परफॉर्मेंस मीन्स रिटर्न कैसा है। तो रिटर्न जब आप देखेंगे इसके साइट पे जाकर के देखेंगे तो वो सब रिटर्न दिखाते हैं कि आप अभी तक जो स्कीम जब से लॉन्च हुआ है तो ये कितना रिटर्न दे चुकी है हमें, ओके। तो ये रिटर्न हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटेड नहीं है। जो ये पास्ट में जिन्होंने परफॉर्म किया है, सपोज कि 23%, 25%, 10% जो भी रिटर्न ये दिए हैं, तो वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें रिटर्न तो देखना है, एक ये भी दिमाग में रखना है, लेकिन उसको क्राइटेरिया नहीं बनाना, उसको बेस नहीं बनाना है हमें कि हाँ रिटर्न देख लिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है अभी तक तो इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है हमें। तो इसका एक रिटर्न है, ओके। दूसरा कंसिस्टेंसी देखनी है कि कंसिस्टेंसी इन रिटर्न मीन्स कि इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि किसी एक साल में अच्छा रिटर्न 32%, 35% दे दिए और बाकी के सालों में फिर 5%, 6% रिटर्न ही कर पा रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना चाहिए, कंटिन्यूसली 10%, 11%, 12% इस तरह का एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए इनके परफॉर्मेंस में, ओके। तो हमें ये चीज़ जा कर के देखना है, वेरीफाई करना है उनके साइट पे, ओके। थर्ड वन इज कि इनका AUM क्या है। AUM क्या होता है? AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर से ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसको एसेट बोलते हैं, ओके। तो कितने पैसे को ये मैनेज कर पा रहे हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं इनके पास, उनका कितना मनी लेकर के ये मैनेज कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हो जा रहे हैं जिसके कारण जिनका मनी को ये मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा AUM भी कुछ खास बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो कितनी फंड हाउसेस क्या करते हैं कि स्मॉल कैप स्कीम को कुछ समय के लिए, अगर ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर, चूँकि रिटर्न यहाँ स्मॉल कैप में ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, तो इसमें वो कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट रोक भी देते हैं। तो ये एक एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM हमें जा कर के चेक करना है। फोर्थ वन इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। एक्सपेंस रेशियो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें एक्सपेंस रेशियो क्या देखना है इसमें कि ये एक्सपेंस रेशियो, देखिए स्कीम दो तरह के आते हैं, पहले इधर समझ लीजिए। स्कीम दो तरह के आते हैं, एक रेगुलर स्कीम होता है, कोई सा भी एक रेगुलर स्कीम होता है, और एक डायरेक्ट फंड होता है। मतलब फंड दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड। सपोज कीजिए कि यहाँ पे SBI का हमने लिया ब्लू चिप फंड, ओके। SBI का लिया ब्लू चिप फंड। तो इस ब्लू चिप फंड में हर साइट पे आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी AMC
को जा कर के देखेंगे तो जो भी उनका स्कीम होगा उसमें दो तरह के फंड होंगे, एक रेगुलर फंड होगा, दूसरा डायरेक्ट फंड होगा। रेगुलर फंड क्या होता है? रेगुलर फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू ब्रोकर, ओके। और डायरेक्ट फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, ब्रोकरेज वो 1% तक रहता है, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पे नो ब्रोकरेज। तो हम क्यों ना डायरेक्ट फंड को ही सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें ब्रोकरेज ना पे करना पड़े, ओके, नो ब्रोकरेज। तो इसी को हम एक्सपेंस रेशियो में कंसिडर करते हैं। आप जो भी रेगुलर फंड को देखेंगे वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको 1.5%, 2%, 2.5% ये इस तरह से रहता है, ओके। और डायरेक्ट वाले में देखेंगे तो आप ज़्यादातर लेस देन 1% रहेगा या 1% के आसपास में रहेगा। मतलब सीधी सी बात है कि 1% का जो चार्ज है, जो आपने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उसका 1% नहीं, मीन्स कि जो आपका जो NAV डिक्लेयर होता है, आप 500 रुपीज़ का कोई स्कीम खरीदते हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, ओके। उसका स्कीम का एक NAV होता है, जैसे इसका ब्लू चिप फंड, इसकी NAV होगी नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर खरीदते हैं तो शेयर के सीधा हमने TCS खरीदा तो TCS का 3000 कॉस्ट है, तो आप एक शेयर खरीदेंगे तो 3000 आपको रुपीज़ लगेगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उनके स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे NAV, उसकी जो प्राइस होती है वो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है। तो आपने अगर 500 इसमें इन्वेस्ट किया है और उसकी NAV डिक्लेयर्ड है, जो कि पर डे डिक्लेयर होती है शाम में और मार्केट ख़त्म होने के बाद में, तो डिक्लेयर्ड है वो सपोज कीजिए कि 30 या 50 रुपीज़ NAV चल रही है, तो आपके कितने यूनिट्स, आपके 10 यूनिट्स आपको ये कंपनी आपके नाम पे अलॉट कर देगी कि आपके पास इस स्कीम का 10 यूनिट्स है। अब नेक्स्ट डे ये NAV बढ़ करके अगर 52 हो जाती है तो आपको कितने का प्रॉफिट शो करेगा? 10 टू जा 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट शो करेगा, ओके। तो ये जो NAV डिक्लेयर होती है, ये रेगुलर फंड में आपको 1% एडिशनल जोड़ करके, मतलब 1% एडिशनल काट करके, और जो भी इनका एक्सपेंस रेशियो है वो NAV डिक्लेयर होती है। और डायरेक्ट में इनके एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से NAV डिक्लेयर होती है। तो डायरेक्ट फंड का NAV हमेशा ज़्यादा होता है, रेगुलर फंड का NAV हमेशा कम होता है। तो ये एक हमें एक्सपेंस रेशियो कंसिडर करना है, देखना है, उसको अच्छे से देखना है कि इन्वेस्ट करने से पहले मेरा एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। और अगर हम इसको समझते हैं तो हम डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, हम रेगुलर में किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अपना स्कीम अपना खुद से सेलेक्ट करूँगा और खुद ही इन्वेस्ट करूँगा, ओके। तो एक एक्सपेंस रेशियो हो गया। उसके बाद ये तो हो गई स्कीम सबके। हाँ, एक पोर्टफोलियो को भी आपको देखना है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मीन्स कि जो भी ये सपोज कि SBI ब्लू चिप फंड हमने जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, SBI ब्लू चिप फंड, ओके। तो SBI ब्लू चिप फंड आपसे 500 रुपीज़ तो ली, सो मेनी इन्वेस्टर्स से 500 रुपीज़ ली। कोई 5000 इन्वेस्ट करता है पर मंथ, कोई 10,000 इन्वेस्ट करता है, तो सारे से पैसे तो इन्होंने लिए, लेकिन उस पैसे को ये कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये सबका पोर्टफोलियो बना होता है इनके साइट पे, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं, जो भी जिस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो या जिस साइट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो दिया हुआ रहता है कि किस पोर्टफोलियो में, इनका पोर्टफोलियो क्या है इन्वेस्ट करने का। मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे चलूँगा, अभी साइट पे मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह का होता है। तो सपोज कीजिए इनके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, 20 स्टॉक्स है, मतलब 20 कंपनियों का, 20 ऐसी कंपनी है जिसमें ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और किस कंपनी में कितना % इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में कितना % इन्वेस्ट करना है, इसके हिसाब से इनका पोर्टफोलियो बना होता है। तो मैं पोर्टफोलियो इनके साइट पे जा कर के बताऊंगा कि पोर्टफोलियो किस टाइप का होता है और ये पोर्टफोलियो हमें देखना है।
तो हमें ऐसे स्कीम में लगाना है जहाँ पे पोर्टफोलियो का ज़्यादा नहीं हो, मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा तो नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक में 200 300 स्टॉक्स 150 स्टॉक्स में कोई स्कीम इन्वेस्ट कर रहा हो, क्योंकि जितना मतलब ज़्यादा पोर्टफोलियो साइज बड़ा होगा इनका, उतना आपको रिटर्न अच्छा नहीं कर पाएगा। तो कम पोर्टफोलियो हो, क्वालिटी स्टॉक्स हो इनके पोर्टफोलियो में, और वो लिमिटेड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो, तो ऐसे स्कीम को हमें प्रेफर करना है। तो ये पोर्टफोलियो भी देखना है। पोर्टफोलियो में हम ये भी देखेंगे कि वो किस किस सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि कैसा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, ऑलमोस्ट 80%, मोर देन 80%, आप जब उनके पोर्टफोलियो को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल सेक्टर में करते हैं, उनका परसेंटेज बना हुआ था। फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स कि फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सारे फाइनेंशियल कंपनी में वो ज़्यादा इन्वेस्ट किए रहते हैं। उसके बाद IT में होता है, केमिकल में होता है, मेटल सेक्टर में होता है। जितने भी सेक्टर, जिस तरह की कंपनियां बनी हुई हैं, उन सब में इनका पोर्टफोलियो दिखाता है कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो हमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हमें इनका पोर्टफोलियो कैसा है। ओके। और परफॉर्मेंस में मैं एक चीज़ और बता दूं कि रिटर्न इनका जो है, आप रिटर्न ये कि हाँ ये 20% रिटर्न दे दिया, 25% रिटर्न दे दिया, तो इस तरह से हमें मॉनिटर नहीं करना। अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी फंड में, किसी स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें देखना है कि इसमें ये जो इनका बेंचमार्क है, जैसे SBI ब्लू चिप फंड है, तो इनका एक बेंचमार्क होता है। इनका परफॉर्मेंस किससे देखेंगे? नापने का तो कुछ एक होना चाहिए ना कि किसके रेस्पेक्ट में ये परफॉर्म कर रहा है। तो हर स्कीम का एक बेंचमार्क होता है, तो उस बेंचमार्क से रिटर्न इनका अच्छा होना चाहिए, मतलब इनका बेंचमार्क से रिटर्न ऊपर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये मेरा स्कीम जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके। तो ये सारे तो हो गए कि आपको स्कीम सिलेक्शन की बात है कि आप स्कीम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या आपको उससे पहले देखना है, फिर आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। अब है इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं कि आपको अपने में खुद में क्या देखना है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। ओके, मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, ये चीज़ मैं देखूंगा। तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना मुझे गोल बनाना पड़ेगा। गोल, ओके, मेरा एक गोल होगा कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ के लिए, फॉर व्हाट पर्पस इन्वेस्टमेंट हमें करना है, हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, उसके हिसाब से हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे। ओके। दूसरा, टाइम हॉरिजॉन, टाइम पीरियड मेरा क्या है, कितने समय के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा। थर्ड वन इज टाइम हॉरिजॉन देखेंगे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और हमारा ये कैपिटल मीन्स कि हमारे कितना कैपिटल की ज़रूरत होगी, कितना कैपिटल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और कितने समय बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है खुद में। फिर रिस्क एपेटाइट, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, दिस इज रिस्क एपेटाइट, आपकी कितनी भूख है, कितनी क्षमता है रिस्क लेने की। तो ये चीज़ें हमें स्कीम में क्या क्या देखनी थी, ये सारे मैंने ऊपर में बताया। और हमें खुद को अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए म्यूचुअल फंड का मुझे क्या क्या चीज़ देखना है, ये सारे इन 4 चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। तो आते हैं अब गोल में, मैं बताता हूँ गोल में आपको क्या है। आप किस लिए मनी को इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, फ्यूचर में स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा चाहिए होगा, एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट ऐसे ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा चाहिए होगा, तो इसके लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास कितना टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज कीजिए आपका बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, अभी 2nd क्लास 3rd क्लास में पढ़ रहा है, आपको कब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो +2 करेगा, आपको मेडिकल की तैयारी करानी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करानी है, जो भी करानी है, तो आपके पास समय कितना है, 10 साल है, 12 साल है, तो आप कितने समय तक के लिए कितना टाइम दे सकते हैं आप मार्केट को, अपने मनी को ग्रो करने के लिए। ओके, तो दिस इज ये टाइम हॉरिजॉन, ये भी आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अभी सपोज कीजिए कि आप अगर मैं कुछ कहीं पे पढ़ाना है, अगर आपको
25 लैक्स अभी आप खर्च कर पा रहे हैं, 25 लैक्स अगर कॉस्ट आ रहा है उसके एजुकेशन का, तो 12 साल बाद उसका कितना कॉस्ट आएगा। सपोज कीजिए 80 लाख रुपीज़ आता है, तो इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मीन्स कि हर मंथ में आपको एक फिक्स्ड डेट को आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो 80 लाख इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये 80 लाख मुझे 12 साल में मिल जाए। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि सपोज कीजिए मैं 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू SIP, तो ये मुझे 12 ईयर्स का इसको टाइम देना है कि इतने टाइम तक मेरा पैसा मैं कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्ट करूँ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करूँ और मेरा पैसा ग्रो हो सके। तो ये आपको ये भी डिसाइड करना है कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता है। ओके। दूसरा है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मीन्स कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, तो हर जगह रिस्क है। स्टॉक मार्केट में जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क है, तो आप कितना पैसा रिस्क ले सकते हैं इसमें। तो एक चीज़ गाइज आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे रिस्क की बात आती है ना, जहाँ पे रिस्क की बात आती है वहाँ पे आप पैसा उतना ही लगाएंगे जितना आप रिस्क पे ले सकते हैं। मीन्स कि आप उतना ही पैसा डालेंगे, जो पैसा आप मान के चलिए कि वहाँ मेरा पैसा वो डूब गया, तो उस पैसे के जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने फाइनेंशियल लाइफ पे। या फिर मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया, 3 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया 3 ईयर्स में, ओके, 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, नो कितना 5000 तो 60,000, 1,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया आपने, ओके, 1,80,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिया 3 ईयर्स में, ओके। तो इस रिस्क एपेटाइट में मैं बता रहा था कि आप 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, आपने 3 ईयर्स में 1,80,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दी। तो अगर आपको 3 ईयर्स बाद आपने इन्वेस्ट किया था 12 ईयर्स के लिए, अब 3 ईयर्स आपने ऐसा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कि आपको अब 3 ईयर्स बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और इस समय मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब है, ओके। 3 ईयर्स बाद मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब है, तो डेफिनेटली आपने 1,80,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, ये कैपिटल हो सकता है 1 लाख ही हो उस वक्त ये 1 लाख ही हो, तो क्या आप 80,000 का लॉस इस पे नहीं करोगे? 80,000 का लॉस नहीं करोगे। और अगर आपने इसमें ये 5,000 रुपीज़ ऐसा डाला होता है जिससे कि आपके फाइनेंशियल, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आए, तो ये पैसे तो अगर मार्केट की स्थिति ख़राब रहे, अच्छी रहे, इस पैसे को तो आपको अपने गोल से पहले, मैंने जो टाइम फिक्स किया है उससे पहले निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, मार्केट की कंडीशन ख़राब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें पैसे को टाइम से पहले विथड्रॉ नहीं करना है, ओके। तो इतना ही पैसा हमें इन्वेस्ट करना है जिसकी ज़रूरत हमें टाइम पीरियड से पहले पड़े ही ना। अगर पड़ेगी तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि मार्केट आप डिफाइन नहीं कर सकते उस समय। हो सकता है आपका लक सही हो और मार्केट उस समय 3 ईयर्स बाद अच्छा कर पा रहा हो, तो 1,80,000 का आपका 2.5 लाख वैल्यू हो, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। आपने निकाल करके आपने करेंट एक्सपेंसेस मीट कर लिए, यहाँ पे आपको पैसे की वैल्यू मिल गई, बट आपके फ्यूचर का क्या, आपका गोल तो ख़राब हो गया ना। तो इसलिए आप पैसा पहले विड्रॉ नहीं करोगे। आपने जो गोल तय किया है, आप अपना गोल डिफरेंट गोल बना लो। आप 3 ईयर्स का गोल बना लो, 5 ईयर्स का गोल बना लो, 10 ईयर्स का गोल बना लो। यहाँ 3 ईयर्स बाद मुझे यहाँ पे वैकेशन पे जाना है, 5 ईयर्स बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 10 ईयर्स बाद मुझे हाउस खरीदना है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग गोल बना सकते हो, और उसके हिसाब से कितना उसमें म्यूचुअल फंड में कैपिटल डिप्लॉय करना है वो आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रही है कि हमें क्या क्या करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले। और अगर वीडियो ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो आप फिर से इसको
प्ले करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट कीजिए वीडियो में, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। आपको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ भी आप ये मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था वो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जा कर के आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे फिर इस वीडियो को देखने में आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, मैं क्यों इस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है वो। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, मैंने गोल वगैरह सब कुछ बता दिया है। अब मैं चलता हूँ साइट पे एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अभी देखिए गाइज, ये एक वैल्यू रिसर्च करके एक साइट है। इस साइट पे आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए एक लगा हुआ है यहाँ पे मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो मीरा एसेट क्या है? मीरा एसेट इज़ द AMC। ओके, ये क्या है? ये हमारा AMC है, ठीक है। ये मीरा एसेट, ये AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कौन सा स्कीम है? इस स्कीम का नाम क्या है? तो मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, जो मैंने बताया था कि ये हम खुद से ले सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे डायरेक्ट प्लान भी है और रेगुलर प्लान भी है। रेगुलर प्लान ये आपको ब्रोकर के थ्रू मिलेगा, और मीन्स आपको ब्रोकर का ID डालना होगा इसको परचेज करने के लिए, और डायरेक्ट प्लान आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ। डायरेक्ट प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया है। ओवरव्यू, आपको ये प्रीवियस 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते 3 ईयर्स में, यहाँ 3 ईयर्स आप टाइम फ्रेम चेंज करके इसका देख सकते हैं कि 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस था, 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में 1 लाख 3 ईयर्स पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो अभी 1.38 लैक्स हो गया रहता। 10,000 मंथली SIP, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है 1 लाख। यहाँ पे हम अगर 10,000 मंथली इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो 3 ईयर्स बाद वो उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ रहती। मीन्स कि 1,20,000 रुपया आप सालाना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 3 ईयर्स तक जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 5.05 लाख रहती। तो ये हम प्रीवियस रिटर्न हमारा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए इस साइड में आपको दिखेगा कि ग्रोथ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये भी इस स्कीम में एक ग्रोथ रहता है और एक डिविडेंड रहता है। तो ग्रोथ स्कीम क्या है? ग्रोथ में जैसे मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, तो ग्रोथ में क्या है, आपका जो मनी है ये इस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। वो डिविडेंड मिला करके जो मतलब स्टॉक कंपनियां जहां इन्वेस्ट कर रही है, जो इनका पोर्टफोलियो जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जब डिविडेंड पे करती है तो उस डिविडेंड को ये इसमें आपके NAV में ही मर्ज कर देते हैं। मीन्स कि डिविडेंड भी आपके NAV में कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन बट आप डिविडेंड वाले स्कीम लेंगे तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा ये आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा तो मुझे ग्रोथ स्कीम ही लेना है। ओके, तो ग्रोथ स्कीम में तो ग्रोथ की NAV क्या चल रही है? 78 रुपीज़ की NAV चल रही है, और इसके 60 रुपीज़ की। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट कितनी मिलेगी? 1000 डिवाइडेड बाई 78, और ये NAV डेली चेंज होती रहती है। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका मैंने परफॉर्मेंस के बारे में बताया था। आप देख लीजिए परफॉर्मेंस में क्या है, इसका ग्राफ यहाँ पे चल रहा है। ये पिछले 1 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 ईयर में इसका देखिए जो ब्लू लाइन वाली ग्राफ है ये इस स्कीम का है कि इसने कैसा परफॉर्म किया है, और ब्लैक लाइन वाली जो इसके ग्राफ चल रही है, ये ब्लैक लाइन वाली जो ग्राफ है ये ग्राफ इनका इसके बेंचमार्क का है। तो देखिए इसने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क से। ये ब्लू लाइन हमेशा ही ऊपर परफॉर्मेंस दिया है, तो ये स्कीम हमारे लिए अच्छा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद हम पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो पोर्टफोलियो में चलेंगे तो पोर्टफोलियो में देखिए कितने स्टॉक्स में ये पैसा लगाता है? 60 स्टॉक्स में। ओके, 60 स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं ये। और एलोकेशन क्या है? जेंट एंड लार्ज कैप में 56% है दोनों मिला करके, मिड कैप कंपनी में 37% और स्मॉल कैप में बहुत ही कम 6%। ये जेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है ये मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा इसका, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। ओके, तो चलते हैं। अब देखिए इनका
किस सेक्टर में पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। पहले ये देखिए होल्डिंग्स क्या है, मीन्स कि इनके पोर्टफोलियो में ये कहाँ कहाँ आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ये तो आपका पैसा HDFC बैंक में जा रहा है, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, इस तरह से आप देखेंगे तो 60 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। और कितना % लग रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने अगर 1000 इन्वेस्ट किया है तो उसका 7.47% यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से करके आपके इन सारे कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सेक्टर वाइज आप देखना चाहें तो फाइनेंशियल सेक्टर में देख सकते हैं, आपका सबसे ज़्यादा ये फाइनेंशियल सेक्टर में 33% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आता है, फिर हेल्थ केयर, एनर्जी, इस तरह से करके सारे सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। एक इधर में एक जो एक्सपेंस रेशियो मैं बता रहा था वो कहाँ पे मिलेगा, देखिए रिटर्न सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ है ये स्कीम तब से 23% का रिटर्न कर चुका है। इसका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क किस बेंचमार्क के तहत है ये। और उसके बाद देखिए एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.74%। तो एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया पे ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। बट मीन्स कि इस स्कीम को बाई करने का, इसमें इन्वेस्ट करने का मेरा खर्चा काफ़ी कम है, बहुत ही कम खर्चा है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का। ओके, तो ये इन्वेस्ट हो गया। फंड मैनेजर के बारे में आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहें तो फंड मैनेजर इसका देख सकते हैं आप कहाँ पे है। फंड मैनेजर ये मिस्टर जैन, जो BTech ICT एंड MBA फाइनेंस। तो फंड मैनेजर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, वो आप देख सकते हो और इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ स्कीम्स बताऊंगा कि कौन से स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा गोल कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ देखी थी। और मार्केट के बारे में बताऊंगा कि लार्ज कैप कंपनियां क्या होती हैं, मिड कैप क्या होती हैं, स्मॉल कैप क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स कौन कौन से स्कीम हैं और किस स्कीम में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक अ रिकमेंडेशन, वहाँ पे मैं हेल्प करूँगा, तो उस वीडियो में तो बताऊँगा। ओके, SIP क्या होता है, SIP के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कोई किसी भी स्कीम में आपको देखिए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है 5000। मीन्स कि आपने अगर वन टाइम 5000 आप वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है इस स्कीम में तो आप मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आप मंथली बेस पे इन्वेस्ट करते हो, आप चाहते हो कि आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, 5 को आप इन्वेस्ट कर दो इसमें, तो आप वो SIP ओपन कर सकते हो जो कि 1000 पर मंथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो SIP इज़ द बेस्ट रूट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये क्यों है मैं आपको समझाऊंगा, चूँकि इसमें एवरेजिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।